नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। चलिए से उत्तराखंड के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। ब्लैकमेलिंग और यौन शोषण के मामले में विधायक महेश नेगी ने ब्लैकमेल करने वाली महिला के खिलाफ एक और तहरीर पुलिस में दी है। तहरीर में विधायक ने महिला पर उनके पक्ष में बयान दर्ज कराने वाली महिला को धमकाने के आरोप लगाए। आरोप यह भी है कि आरोपी महिला विधायक पक्ष में बयान दर्ज कराने वाली महिला को फोन करके कई बार धमका चुकी है। विधायक महेश नेगी की तहरीर पर पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच अब शुरू कर दी है। एप्लीकेशन थाने में आई है जिसमें विटनेस जो हैं जिनके 164 के स्टेटमेंट हुए हैं उनको धमकाने के बारे में बात कही गई है। तो इसमें जो एप्लीकेशन थाने में दिया गया है इसको एग्जामिन करने के लिए बताया गया है और पैरेलली जो बातें हैं उनको इन्वेस्टिगेशन में इंक्लूड करने के लिए कहा है। और जो भी फैक्ट्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं, जो भी एविडेंसेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं किसी की भी तरफ से, चाहे वो विटनेसेस हैं, चाहे कंप्लेनेंट हैं या कोई भी और व्यक्ति हैं, तो जो भी एविडेंसेस वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उनको हम लोग इन्वेस्टिगेशन में इंक्लूड कर रहे हैं और जो भी फैक्ट्स आ रहे हैं उसके हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं। तो विधायक महेश नेगी ने एक एफआईआर दर्ज करवाई है जिसमें विधायक के गवाह को धमकाने का आरोप लगाया गया और पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल को शुरू कर चुकी है, क्योंकि महिला पर ब्लैकमेलिंग के आरोप भी लगे हैं और इसके अलावा विधायक की जो गवाह है उसको धमकाया गया है, कई बार फोन करके उसको धमकाया गया। ये आरोप महेश नेगी की तरफ से लगाए गए हैं और इसी को लेकर के विधायक महेश नेगी ने एफआईआर दर्ज करवाई है। सुभाष गौड़ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। सुभाष, क्या एफआईआर दर्ज करवाई गई विधायक महेश नेगी की तरफ से? बिल्कुल, काफी हॉट ये मामला चल रहा है और काफी लंबे समय से इस मामले को लेकर पुलिस तहकीकात कर रही है। और जब महिला ने हाई कोर्ट के जरिए पुलिस से एप्लीकेशन यानी कि तहरीर दर्ज कराने की बात की, तो उसके बाद अब खुद विधायक महेश नेगी ने एक और एफआईआर उस महिला के खिलाफ दर्ज कराई, जिसमें ये कहा गया है कि वो महिला मुझ पर दबाव बना रही थी और मुझे फोन करके लगातार धमकाने की कोशिश कर रही थी। यानी कि ये कहा जा सकता है कि लगातार जिस तरीके से मामला लगातार सुर्खियां पकड़ रहा था और देखा जा रहा था कि जो लड़की थी वो लगातार महेश नेगी पर यौन शोषण का आरोप लगा रही थी। साथ ही उनका कहना था कि जो मेरी बच्ची है उसका डीएनए टेस्ट कराया जाए महेश नेगी के साथ। हालांकि महेश नेगी इस बात से लगातार मुकर रहे थे और उन्होंने कहा था कि ऐसा मेरा उनके साथ कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब जिस तरीके से कोर्ट के आदेशों के बाद उस लड़की की एफआईआर दर्ज कराई गई है, तो अब कहीं ना कहीं उसमें एक और मोड़ नजर आता है कि महेश नेगी जो कि विधायक हैं दोहराट से, उन्होंने एक बार फिर उस महिला के खिलाफ एक दूसरी एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें कहा गया है कि इस बीच वो लगातार वो महिला मुझे फोन करती थी और धमकाने की कोशिश करती थी। जी बिल्कुल, लेकिन सुभाष, क्या ये स्पष्ट हो सका है या ये बताया गया है विधायक की तरफ से कि किस तरीके की धमकी दी जा रही थी और इस पूरे प्रकरण पर पुलिस का भी क्या कुछ कहना है, इसको भी अपडेट करें। जी बिल्कुल, पुलिस इस पर जांच करने की कोशिश कर रही है और पुलिस का कहना है कि हमारे पास तहरीर पहुंच चुकी है और इसके आधार पर हम जो रिपोर्ट है वो बनाएंगे और देखेंगे किस तरीके से विधायक को वो महिला डराने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अभी तक जो विधायक है वो मीडिया के समक्ष नहीं आ रहे हैं, कोई भी बयान देने से वो कतरा रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि जब पुलिस की जांच रिपोर्ट पूरी होगी उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार इस मामले की हकीकत क्या है। जी सुभाष, जिस महिला के ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं उसका वर्जन क्या है? क्या उससे कोई बातचीत या उसकी तरफ से कोई स्टेटमेंट दिया गया इस धमकाने वाली बात को लेकर के? जी बिल्कुल, लगातार शुरुआती दौर से वो महिला मीडिया के सामने आ रही थी, लेकिन अब उनके वकील हैं उनको उन्होंने आगे कर दिया और उनके वकील ही आगे आकर अब बात कर रहे हैं। यानी कि माना जा सकता है कि जो उनके वकील हैं उनका कहना है कि कोर्ट के आदेशों के बाद जाकर हमारी एफआईआर दर्ज कराई गई है। हालांकि उससे काफी लंबे समय से वो पुलिस से मांग कर रही थी कि उनकी एफआईआर दर्ज कराई जाए, लेकिन जब कोर्ट के शरणों में गए उसके बाद ही उनकी एफआईआर दर्ज कराई गई। तो साथ ही महिला का ये भी कहना है कि उनकी जान माल को खतरा है और उन्होंने पुलिस से अपील की है कि उन्हें सिक्योरिटी देने की सिक्योरिटी दी जाए ताकि उनकी जान माल को कोई खतरा ना हो। हालांकि लगातार ये बात भी सामने आ रही थी कि 5 करोड़ की देनदारी की बात इसमें चल रही थी कि महिला द्वारा 5 करोड़ रुपए की डिमांड महेश नेगी से की गई थी, जिसकी व्हाट्सएप चैट भी पुलिस के पास अब मिल चुकी है और पुलिस लगातार उन पर जांच कर रही है और जांच के बाद ही साफ हो पाएगा आखिरकार इस पूरे मामले की हकीकत क्या है। जी सुभाष, आप हमारे साथ बने रहें, अगली खबर पर भी हम आपसे बातचीत को जारी रखेंगे। तो बीजेपी विधायक महेश नेगी पर लगे यौन शोषण के मामले पर अब सियासत भी खूब हो रही है और कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हीरा सिंह बिष्ट ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि विधायक महेश नेगी पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन इसके बावजूद
पार्टी ने उनको अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। हीरा सिंह बिष्ट ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर बीजेपी में हिम्मत है तो पार्टी विधायक महेश नेगी को निष्कासित करे। सभी साहस है, पार्टी में कुछ भी अगर थोड़े बहुत आदर्श और सिद्धांतों की बात करती है तो एक जनप्रतिनिधि के खिलाफ एफआईआर लॉन्च हो गई, सार्वजनिक मामला हो गया, महिला दर की ठोकर खा रही जिसका शोषण किया गया, उत्पीड़न किया गया, उसके बाद भी बीजेपी चुप बैठी, अनुशासनिक कार्रवाई नहीं कर रही। तो कहाँ बीजेपी का अनुशासन? एक उनके विधायक ने पूरे उत्तराखंड वासियों को गाली दे दी, खूब दी, डट के गालियां दी, दिन भर रात भर फायर करते फिरते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई कहा, उनको सबको वापस ले लिया। तो बीजेपी ने तो अपने साहब को बिल्कुल कहा अनुशासन बढ़ाओ, लूट मार करो, कुछ भी करो, तो उसकी लीडरशिप बहुत दब्बू टाइप की प्रवृत्ति की है। तो सुभाष हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। सुभाष, अब राजनीति भी जमकर हो रही है, अब कांग्रेस भी खुलकर सामने आई है और यह भी कहा गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि कार्रवाई नहीं की जा रही महेश नेगी के खिलाफ। जी बिल्कुल, दोहराट जो भाजपा के विधायक है महेश नेगी, उन पर लड़की द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के मामले को लेकर लगातार ही राजनीति तेज की जा रही, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या फिर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस। अब कांग्रेस के जो पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं हीरा सिंह बिष्ट, उनका भी कहना है कि भाजपा संगठन के द्वारा उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही और लगातार ये देखा जा रहा है कि कई गंभीर आरोप उन पर एक महिला ने लगाए, लेकिन बावजूद उसके जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, या बात की माफ कीजिए, पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने अभी तक उन पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की। हालांकि एक बार बुलाया जरूर उनको गया था पार्टी द्वारा और ये कहा गया था कि वो अपनी बात पार्टी के समक्ष रखें, लेकिन बावजूद उसके इस तरीके की घटनाएं प्रदेश में हो जाती हैं और जो भाजपा है वो कोई भी बड़ा कदम उस विधायक को लेकर नहीं उठाती है। साथ ही कांग्रेस का यह भी कहना है कि उन विधायकों को पार्टी से निष्कासित किया जाए ताकि इस तरीके की हरकतें आगे आने वाले समय में भाजपा को कोई विधायक ना करे। जी शुक्रिया सुभाष इस बातचीत और जानकारी के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत दून अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं और 10 दिन तक दून अस्पताल में भर्ती रहकर बंशीधर भगत डिस्चार्ज हुए हैं। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में डॉक्टर, स्टाफ नर्स, वार्ड बॉय और सफाई कर्मचारियों से लेकर हर विभाग के कर्मचारियों की तारीफ की है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि अस्पताल प्रबंधन जितनी अच्छी सुविधाएं मुहैया करवा रहा है वो मानवता का परिचय भी उतना ही अच्छा दे रहा है। बंशीधर भगत ने यह भी कहा कि कोरोना से किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, मानसिक मजबूती और मेडिकल स्टाफ के सहयोग से कोरोना को आसानी से हराया जा सकता है। वो कैसा रहा अस्पताल में? 10 दिन में अस्पताल में रहा हूँ। निश्चित रूप से जिस तरीके से सेवा भाव के यहाँ से ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा स्टाफ से लेकर डॉक्टर साहब और पूरा स्टाफ नर्स, जितने लोगों ने यहाँ पर काम किया है, बहुत ही ज़बरदस्त सेवा का भाव है। वार्ड में भी मेरा जाना हुआ है और जिस तरह से किट पहनकर ये लोग जा रहे हैं तो इच्छा थी कि मैं पहनूँगी, लेकिन उन्होंने बताया कि बहुत गर्म किट ये होता है, तो इसको पहनकर 6-6 घंटे सेवा कर रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सेवा कर रहे हैं। धमकी देने का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर के पत्रकारों ने विधानसभा अध्यक्ष के साथ मुलाकात की है और एक ज्ञापन भी सौंपा है। पत्रकारों ने डीएफओ और रेंजर को हटाने की मांग की है। इसको लेकर के विधानसभा अध्यक्ष ने वन विभाग के डायरेक्टर को फोन किया और पत्रकारों के साथ हुई अभद्रता पर जानकारी भी दी। इस पर डायरेक्टर ने इस मामले में दोषियों के खिलाफ जांच और कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि नरेंद्र नगर के डीएफओ ने खबर दिखाने को लेकर पत्रकारों को जेल भेजने की धमकी दी थी। क्योंकि पत्रकार और मीडिया ये हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। समाचार हर प्रकार के छपते हैं। यदि उनको कोई इस प्रकार की तकलीफ इस समाचार से थी तो उनको नोटिस दिया जा सकता है। तो ये बात मैंने जयराज जी से भी कही है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ जयराज जी बहुत जल्द उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जांच करेंगे, जानकारी लेंगे और उसके बाद उन्होंने भी कहा है कि मैं आपको इसकी जानकारी दूंगा जो त्वरित कार्रवाई करेंगे। वहीं काशीपुर में हॉरर किलिंग का एक मामला सामने आया है, जहां पे कोतवाली क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक पिता और युवती के भाई ने नवविवाहित जोड़े को मौत के घाट उतार दिया। अली खां में देर रात एक नव दंपत्ति की गोली मारकर हत्या की गई है। प्रेमी युगल ने 3 महीने पहले घर से भागकर लव मैरिज की। हत्या का आरोप युवती के पिता और भाई पर लगा है। सूचना पर एसएसपी राजेश भट्ट दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। बताया यह भी जा रहा है कि लड़की के पिता और भाई ने मिलकर तमंचे से गोलियां चलाई हैं। इसमें 3 गोली लड़के को और 2 गोली लड़की को मारी गई हैं।
पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो काशीपुर में हॉरर किलिंग से सनसनी फैली हुई है। आपको बता दें कि एक प्रेमी जोड़ा जिसने 3 महीने पहले बताया जा रहा है कि घर से भागकर लव मैरिज की, उसके बाद 3 महीने के बाद जब ये वापस काशीपुर लौटे तो उसके बाद हॉरर किलिंग की ये वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि ये आरोप युवती के पिता और भाई पर लगे हैं। अली खां सिद्दीकी मैरिज हॉल में एक लड़का और लड़की हैं, उनको गोली मार करके उनकी हत्या की गई है। दोनों ने लव मैरिज की थी, लगभग 3 महीने के आसपास उनको हो चुके थे शादी किए हुए। गोली चलाने वालों में लड़की के जो फादर हैं उनका नाम आ रहा है। इस शादी से खुश नहीं थे, तो अभी वो मौके से फरार चल रहे हैं। हमारी टीमें इसमें लग गई हैं, अरेस्टिंग उनकी शीघ्र कर ली जाएगी। उसके बाद सारा डिटेल में पता लगेगा। बाकी बॉडीज़ हमने मॉर्चरी भिजवा दी हैं, पोस्टमार्टम कल इसमें कराया जाएगा। तहरीर लेकर के इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। और वो ऐसा कि बहन की तबीयत कैसी है, लुआई को इन्होंने गाड़ी में बिठा के 3 दिन पहले पहुंचा दिया बाहर देमात के घर। उसके बाद में आज ये दोनों दाएं बाएं थे, एक इधर बैठा हुआ था, एक इधर बैठा हुआ था। ये कहानी इन्होंने हमारे साथ करी। हमें नहीं पता था इस बात का कि ये हमें मिल के दगा देंगे, लड़के को बुलाएंगे और ये ऐसा करेंगे हमारे साथ। 3 महीने 2 महीने 3 तारीख को इन्हें घर से जाए हुए हो गए और निकाह कराकई में मेरे पास रसीद है, ऐसी बात नहीं है, रसीद है मेरे पास। 2 महीने अच्छे खासे रह रहे थे। इनके बाप ने इन्हें बुला दिया बाहर से कि हमारी लड़की को यहाँ पे बुला लो, 2 जन आप कुछ नहीं कहेंगे हम इन्हें। और इनके सुनने में आ रहे थे कि मानो के रहते हैं जान से पहले से ही। अब इन्हें रहते हो गए थे, अच्छे खासे रह रहे थे, 2 महीने हो गए थे। अभी जसपुर से कल आए थे रहने के लिए, तो घर को जा रहे थे तो इनके दोनों बाप बेटों ने, मुजम्मिल था और मोहसिन था, इन दोनों ने गोली मार दी। हल्द्वानी के लालकुआं में हाईवे जाम करने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 52 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दरअसल शनिवार को लालकुआं इलाके में युवती के अपहरण के बाद भीड़ सड़कों पर उतर आई थी। उत्पात करने के साथ साथ हाईवे को जाम किया गया। इस मामले में पुलिस ने लालकुआं के बीजेपी युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष समेत 52 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस के मुताबिक घटना के बाद असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की कोशिश की, जबकि दूसरी तरफ पुलिस ने जब लोगों को समझाने की कोशिश की तो सरकारी काम में बाधा डालने का प्रयास भी हुआ। इस मामले में सीसीटीवी की मदद से अब तक 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को चिन्हित किया जा चुका है। ये एक अपहरण की घटना हुई थी लालकुआं में। उसी क्रम में कुछ उपद्रवी तत्वों ने सड़क पर जाम किया था और तोड़फोड़ करने की कोशिश करी थी। पुलिस ने उनको फिर समझा बुझा करके हटाने का प्रयास किया। उस दौरान उन्होंने काफ़ी उपद्रव जो किया। उस क्रम में हमारे द्वारा लालकुआं थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों को हमने अभी तक आइडेंटिफाई करा है उसमें, और सीसीटीवी की सारी फुटेजेस हैं हमारे पास। जो लोग भी गलत तरीके से इस तरह से कानून को हाथ में ले रहे हैं, उन सबकी पहचान करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। तो हल्द्वानी में बीजेपी नेता समेत 52 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दरअसल एक महिला के अपहरण के मामले में इन लोगों के द्वारा सड़क को जाम किया गया, जिसमें अब सीसीटीवी के आधार पर 52 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि उपद्रवियों के द्वारा यहां पर तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई, सड़क जाम के दौरान उत्पात मचाया गया और इसके खिलाफ अब ये सख्त कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि सीसीटीवी की मदद से जो उपद्रवी हैं वो चिन्हित किए गए हैं। और इसी में बीजेपी नेता समेत 52 लोगों के खिलाफ ये पूरा जो मामला है वो दर्ज किया गया है। और महिला के अपहरण का ये मामला था, जिसको लेकर के सड़क जाम किया जा रहा था, लेकिन सड़क जाम और विरोध प्रदर्शन में उपद्रव होने लगा और उसके बाद पुलिस के द्वारा यहां पर इन लोगों को समझा बुझा करके हटाया गया, मामला शांत करवाया गया। लेकिन अब सीसीटीवी के आधार पर चूंकि सरकारी काम में बाधा पहुंचाने, इसके अलावा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के भी गंभीर मामला बन रहा था और ऐसे में अब पुलिस के द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 52 लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है। इसमें बीजेपी नेता भी शामिल हैं। ये जानकारी भी इस पूरे मामले में सामने आई है, क्योंकि सड़क जाम और उत्पात के खिलाफ अब पुलिस के द्वारा हल्द्वानी में बड़ी कार्रवाई की जा रही है, जहां पर सड़क जाम किया गया, उत्पात मचाया गया और इस पर अब ये कार्रवाई
जिसमें बीजेपी नेता समेत 52 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। इसमें महिला के अपहरण के मामले में सड़क जाम किया गया था। अब इस पर यह कार्रवाई की जा रही है। तो प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसमें अन्य बीमारियों के ग्रसित मरीज भी अस्पताल में इलाज के लिए जाने से अब घबरा रहे हैं। अभी भी अस्पतालों में हालात इस कदर बने हुए हैं कि अस्पताल में भी कोरोना संक्रमण का खतरा बना है। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों को देखने से डॉक्टर मना कर रहे हैं। इस मामले में स्थानीय लोगों का आरोप यह है कि अस्पतालों की बदहाल हालतों को देखते हुए सर्दी, जुकाम, बुखार के मरीज अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाने तक से घबरा रहे हैं। कई मरीज तो ऐसे भी हैं जिनके अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, लेकिन मौत के बाद वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसको लेकर के अब आम जनता के बीच में संशय बना हुआ है। तो कोरोना काल में बंद कॉर्बेट नेशनल पार्क को पर्यटन के लिए खोले जाने की मांग को लेकर के पर्यटन व्यवसायियों ने पार्क प्रशासन से मुलाकात की है। इसमें 15 अक्टूबर से डे विजिट सफारी के लिए पार्क को खोले जाने पर सहमति बनी, लेकिन 72 घंटे में कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। 6 महीने से कोरोना काल में कॉर्बेट नेशनल पार्क को पर्यटकों के लिए बंद किए जाने से पर्यटन कारोबारी बर्बादी की कगार पर खड़े हो गए हैं। पर्यटन से जुड़े हजारों श्रमिक भुखमरी की स्थिति में हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क खोले जाने की मांग को लेकर के पर्यटन कारोबार से जुड़े व्यवसायी कॉर्बेट प्रशासन से मिले। इसमें सभी बिंदुओं पर विचार और सहमति बनी है कि 10 सितंबर से ऑनलाइन बुकिंग को शुरू किया जाए और 15 अक्टूबर से बिजरानी पर्यटन जोन में डे विजिट की सफारी की जाए, लेकिन 72 घंटे की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाना प्रत्येक पर्यटक के लिए अनिवार्य होगा। पूरे कॉर्बेट पार्क में अभी पुरानी 307 सफारी जिप्सियों को ही पर्यटकों को घुमाने की अनुमति दी जाएगी। आगामी जो पर्यटन सीजन अब आ रहा है कॉर्बेट पार्क का, जो अक्टूबर से स्टार्ट होगा, उसको स्टार्टिंग को लेके स्थानीय व्यवसायियों के साथ में गाइड एसोसिएशन, जिप्सी एसोसिएशन और हम लोगों के साथ में कॉर्बेट पार्क की एक मीटिंग की, जिसके बारे में पर्यटन सीजन के बारे में विभिन्न स्तर पर विचार विमर्श किया गया और आगामी पर्यटन सीजन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम लोगों के बीच में एक सहमति जताई गई और जिसमें हम लोगों का एक बाकी काफ़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम लोगों की बात हुई और उम्मीद करते हैं कि हमारा आने वाला सीजन बहुत अच्छा होगा। आगामी टूरिज्म सीजन जो 2020-21 का शुरू होना है, इसके संबंध में विभिन्न स्टेक होल्डर से हमारे जो विभिन्न मुद्दा है या विषय हैं उन पर विस्तृत चर्चा की गई। तो इसमें जो महत्वपूर्ण था, जो जिप्सियों के रजिस्ट्रेशन के बारे में वार्ता की गई और सभी एसोसिएशन के अध्यक्षों ने सहमति दी कि जो पुराने 307 व्हीकल्स चल रहे हैं उन्हीं की रजिस्ट्रेशन की जानी चाहिए और 31 अक्टूबर तक लास्ट डेट दिया गया है, जब तक वो अपने सभी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करेंगे। उसके बाद कोई नई जिप्सियाँ हम रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। जो हमारे निकाय द्वारा नए व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन के लिए बात हुई है, उसको बाद में किया जाएगा, जब आरटीओ ऑफिस में जो टेक्निकल डिफिकल्टीज है वो जब खत्म हो जाएंगी। तो उत्तराखंड के तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर के बैल पड़ाव क्षेत्र में एक बहुत बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां पर ज्वाला वन के एक फॉरेस्ट गार्ड ने लकड़ी के गिल्टे से लदी बाइक छोड़ने के नाम पर आरोपी से 20,000 रुपए हड़प लिए और आरोपी 10 महीने बीतने के बाद भी ठोकरें खाने को मजबूर है। पीड़ित ने आखिर में हार करके डीएफओ रामनगर को शिकायती पत्र देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। मामला बाजपुर क्षेत्र से सटे रामनगर जंगल का है, जहां पर 17 नवंबर 2019 को पीड़ित गुरचरण सिंह नाम का एक शख्स अपनी बाइक पर कोसी नदी से लकड़ी का गिल्टा लेकर के जा रहा था। तब उससे वन विभाग के कर्मचारियों ने पकड़ा और उसको लेकर के बैल पड़ाव वन क्षेत्राधिकारी के यहाँ पर लाए। मौका पाकर के सुरेश नाम के फॉरेस्ट गार्ड ने 20,000 रुपए में बाइक और आरोपी को छोड़ने की बात कही। इसमें आरोपी के परिजनों ने 10,000 रुपए का इंतजाम तुरंत करके दिया। इसके बाद सुरेश ने उन लोगों की दूसरी बाइक इस शर्त पर वहीं जमा करवा ली कि सुबह 10,000 रुपए लेकर के आओ, ले जाना, दोनों बाइक वापस ले जाना। लेकिन जब आरोपी सुबह लेकर रुपए पहुंचा तो सिर्फ एक ही बाइक उसको वापस मिली और उससे यह कहा गया कि अब बाइक छुड़ाने के लिए 15,000 का और इंतजाम करना पड़ेगा, नहीं तो बाइक भूल जाओ। तो उत्तराखंड सरकार की ओर से उत्तराखंड के 51 मंदिरों में देवस्थानम बोर्ड के गठन होने के बाद केदारनाथ धाम के पुरोहित समाज के द्वारा मंदिरों में धरना प्रदर्शन जारी है। मंदिर के पुरोहित संतोष त्रिवेदी पिछले 3 महीने से अर्धनग्न अवस्था में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अचानक तबीयत खराब हो जाने पर प्रशासन के द्वारा उनको जबरदस्ती उठाकर एयरलिफ्ट करके ऋषिकेश एम्स में भर्ती करवाया गया है। ऋषिकेश एम्स में पुरोहित संतोष त्रिवेदी का उपचार किया गया। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित ने सरकार के देवस्थानम बोर्ड बनाने और मास्टर प्लान लागू करने का विरोध किया। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि सरकार के द्वारा जो मास्टर प्लान लाया जा रहा है उसके तहत
केदारनाथ मंदिर के आसपास जितनी भी धर्मशालाएं निर्माण हैं उन सबको तोड़कर दोबारा से निर्माण किया जाएगा। पुरोहितों का कहना है कि हम पिछले सैकड़ों साल से यहाँ पर रह रहे हैं, सरकार ने प्लान तो तैयार कर लिया, लेकिन पुरोहित समाज से इस बारे में कोई बात नहीं की गई। तो कोटद्वार तहसील क्षेत्र के चरेख और धोराथाल के ग्रामीण असामाजिक तत्वों से परेशान हैं और वन क्षेत्र होने के कारण रामणी पुलिंडा मार्ग नशेड़ियों और प्रेमी जोड़ों का गढ़ बनता जा रहा है। खुलेआम सड़क पर प्रेमी जोड़े अश्लील हरकतें करते हैं। नशेड़ी भी नशे में राह चलते ग्रामीणों के साथ अभद्रता करते हुए नजर आते हैं। इसको लेकर के ग्रामीणों में भारी आक्रोश है और ग्रामीण ने अब असामाजिक तत्वों पर रोक लगाने के लिए एकजुट हो गए। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन से शिकायत के बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो खबर देहरादून से है, जहां पर सीएम के साथ डॉक्टर्स ने मुलाकात की है और सीएम से मुलाकात के बाद आंदोलन को वापस ले लिया गया है। दरअसल यहां पे 5 सूत्री मांग पर सहमति बनी है। कोरोना काल में डॉक्टर्स के काम को सीएम ने सराहा है। सीएम ने मांग पूरी होने का आश्वासन भी डॉक्टर्स को दिया है। तो उत्तराखंड की चारागाह विकास एवं मत्स्य विकास राज्य मंत्री रेखा आर्य ने विधानसभा स्थित सभाकक्ष में राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण की प्रबंधक समिति की बैठक ली और आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मत्स्य पालकों की आय वृद्धि पर विशेष ध्यान दिया जाए और मत्स्य पालकों के लिए बीमा का प्रावधान भी किया जाए। बैठक में यह भी कहा गया कि प्राकृतिक आपदा के कारण मत्स्य पालन ढांचे में हुए नुकसान की भरपाई के लिए मत्स्य पालकों को बीमा से भी जोड़ा जाए। इसमें मत्स्य पालक, मत्स्य पालन विभाग और मत्स्य अभिकरण का योगदान होगा। बीमा कवर के अंतर्गत ट्राउट सहित सभी मत्स्य प्रजाति को जोड़ा जाएगा। कोविड प्रभाव के चलते मत्स्य पालकों के नुकसान की भरपाई के लिए जांच कमेटी के रिपोर्ट के द्वारा हुई क्षति की भरपाई भी की जाएगी। तो उत्तराखंड में साल 2022 में विधानसभा के चुनाव होने और ऐसे में आम आदमी पार्टी भी अब प्रदेश में अपनी एंट्री करके सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा ठोक चुकी है। आम आदमी पार्टी के इस तरह उत्तराखंड में चुनाव लड़ने के फैसले से जहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में हलचल मची है, तो फिर वहीं उत्तराखंड क्रांति दल भी आम आदमी पार्टी से कम परेशान नहीं है। दरअसल प्रदेश में थर्ड फ्रंट खड़ा करने को लेकर लंबे समय से बात होती रही और राष्ट्रीय दल भाजपा और कांग्रेस के लोगों की नाराजगी के बीच थर्ड फ्रंट को इसका फायदा होने की बात भी कही जाती रही। लेकिन अब तक उत्तराखंड क्रांति दल खुद को प्रदेश में थर्ड फ्रंट मानता रहा और आम आदमी पार्टी के प्रदेश में आने के बाद इन दोनों दलों में गठबंधन को लेकर सुगबुगाहट और सवाल भी उठते रहे। हालांकि यूकेडी ने यह साफ कर दिया है कि आम आदमी पार्टी भी दिल्ली से संचालित होती है और राष्ट्रीय दलों की तरह ही दिल्ली से संचालित होने वाली इस पार्टी के साथ यूकेडी गठबंधन नहीं करेगी। प्रदेश में तीसरे विकल्प के तौर पर खुद को साबित करने में जुटी यूकेडी के लिए आम आदमी पार्टी भी मुश्किल खड़ी कर रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी खुद को भाजपा और कांग्रेस के बदले तीसरे विकल्प का होने का प्रचार प्रसार कर रही है। अब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ये बताते हैं कि यूकेडी ने जिस तरह से बारी बारी कांग्रेस और भाजपा को समर्थन दिया, ऐसी पार्टी के साथ आम आदमी पार्टी गठबंधन नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी तो उत्तराखंड में यूकेडी का अस्तित्व ही नहीं होने की बात कह रही है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।